हेलो दोस्तों, कैसे? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम। तो अपने जो भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो देखते हैं और उसमें भी अपन कुछ खास महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो बाहरी बातें हैं, ठीक है, जो संविधान में लिखी हैं और किताबों में अपने एनसीईआरटी रहेगा सोर्स, और उसके हिसाब से अपन न्याय व्यवस्था को देखते हैं। जो न्याय व्यवस्था में बाहरी बातें होती हैं वो देखते हैं, उसके बाद जो न्यायपालिका में अंदर की बातें दे रखी हैं वो देखते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाहर की बातें। जुडिशरी देखिए, बाहरी बात करते हैं तो अपने भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो एकल न्याय व्यवस्था है, ठीक है। सिंगल जुडिशरी यानी एकल न्याय व्यवस्था का अर्थ होता है, एक होती है दोहरी न्याय व्यवस्था। दोहरी न्याय व्यवस्था क्या होती है वो देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल फॉर यूएसए। यूएसए की बात करते हैं, एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे है भी दोहरी व्यवस्था। और दोहरी न्याय व्यवस्था ऐसे है कि एक तरफ तो है संघ या फिर अपन बोल सकते हैं केंद्र, दूसरी तरफ है राज्य। तो यहाँ पे जो उनका न्यायालय है, जो कोर्ट है वो अलग है, और यहाँ पे जो कोर्ट है वो अलग है। भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत में ऐसे ना होके न्याय व्यवस्था ऐसे है, मतलब यहाँ पे अपना कोर्ट है और उसके फिर डिवीज़न कर रखे हैं, और यहाँ पे सिर्फ ऊपर से कर रखे हैं। तो इनका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कोर्ट है और यहाँ पे एक कोर्ट है। इन दोनों कोर्टों के जो जो भी इनके फैसले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस कोर्ट के फैसले इस पे लागू होते हैं, नहीं होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और इस कोर्ट के फैसले राज्य कोर्ट पे लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अपने भारत में जो व्यवस्था है वो एकल न्याय व्यवस्था है। तो भारत में क्या होता है, देखिए, भारत में अपने टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। और अपना ये सर्वोच्च है, यानी न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च पायदान या सर्वोच्च न्यायालय। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। अपने क्या है, अपने सुप्रीम कोर्ट के ही डिवीज़न कर रखा है। देखिए, डिवाइड कर रखा है सुप्रीम कोर्ट को ही। सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड कर रखा है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में आती है जो अपने सेशन कोर्ट होते हैं ना, सत्र न्यायालय या फिर जिला न्यायालय। अपने ज़िले में जो न्यायालय होता है ना वो होता है जिला न्यायालय। देश में जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। भी फैसले होंगे, चाहे वो कभी दिए हों, पुराने हों या नए हों, या फिर जो नए फैसले लिए हैं, पुराने फैसलों को बदलकर नए फैसले लिए हैं, तो वो सभी फैसले हाई कोर्ट पर नीचे सत्र न्यायाधीश या जिला न्यायालय पे, सत्र न्यायालय पे, दोनों पे लागू होंगे, ठीक है। तो बात कहने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो देश के सभी न्यायालयों में लागू होगा, और ये बाध्यकारी नियम है। ऐसे नहीं होता कि राज्य के जो न्यायालय उसका फैसला अलग है और भारत के जो संघ में जो उच्चतम न्यायालय है उसका फैसला अलग है, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एकल न्याय व्यवस्था या दोहरी न्याय व्यवस्था। तो यूएसए की बात करते हैं, ये यहाँ पर क्या है, दोहरी न्याय व्यवस्था। और बात करते हैं भारत में, यहाँ पे कौन सी है, एकल न्याय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। ये बात हो गई एक नंबर। दूसरी बात अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, एकल न्याय व्यवस्था। देखिए, दूसरी करते हैं अपन बात कि जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, ये भारत के संविधान में जो उच्चतम न्यायालय है वो फैसला कहाँ से लिया गया है,
और कहाँ से इसके अधिकतर प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन यूके के एक न्यायालय था, उसको अपीलीय क्षेत्र न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, वो न्यायालय अभी भी कार्य करता है। तो उस न्यायालय से अपने जितने भी फैसले हैं वो अधिकतर फैसले वहाँ से लिए गए हैं। और अपने को पता है कि अपन अधिकतर यानी 100-150 वर्ष तक भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, तो वहाँ से अपन ने उच्चतम न्यायालय को उठाया है। वहाँ पे अपीलीय न्याय क्षेत्राधिकार होते थे और उसके ब्रिटेन में एक प्रिवी काउंसिल होती थी। प्रिवी काउंसिल होती थी, ठीक है, ये वहाँ पे सर्वोच्च होता था न्याय करने का। तो वहाँ से उठा के अपने वे जो उच्चतम न्यायालय है वो यहाँ से लिया गया प्रिवी काउंसिल, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रिवी काउंसिल ही उच्चतम न्यायालय है। ये ब्रिटेन का है और भारत का उच्चतम न्यायालय है। तो अपन ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया अपना उच्चतम न्यायालय या न्याय व्यवस्था, और प्रिवी काउंसिल है वहाँ से कॉपी किया या फिर वहाँ से उठाया। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये हो गई। अधिकतर प्रावधान अपने स्टार्टिंग में वहीं से लिए थे, लेकिन जैसे जैसे देश की व्यवस्था है, स्थिति है, वैसे वैसे देश के जो कानून हैं वो बदलते गए और उन कानून को जो संविधान में क्या कर रहे थे, लोगों के अधिकारों पर दबाव डाल रहे थे, तो उन कानून को हटा दिया गया है। तीसरी व्यवस्था, ये भारत के जो पहले ब्रिटेन में अपने जो बुक में देखते हैं तो दे रखा है एक शासन अधिनियम, एक 1947 का और 1935 का। तो जो 1935 का शासन अधिनियम है वहाँ से उठाया गया है अपनी न्याय व्यवस्था को, और उस न्याय व्यवस्था में क्या लिख रखा है, एकतल न्याय व्यवस्था। तो ये एकतल न्याय व्यवस्था 1935 का जो प्रावधान है, अपने इतिहास की बुक में या फिर पॉलिटी की बुक में देखते हैं तो अपने जितने भी कार्य हुए थे उन कार्य को 1935, 1947, 1833 इस हिसाब से बांट रखा है। और 1935 के में अपने एकतल न्याय व्यवस्था आई थी, यहाँ से अपनी एकतल न्याय व्यवस्था आई ही। दूसरी बात करते हैं अपन भारत के न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, या फिर न्यायपालिका किस हिसाब से कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, तो इसके स्वतंत्र होने की वजह यह है कि देश के अंदर गरीब अमीर जितने भी तबके हैं सबको साथ लेके चलना पड़ता है, और गरीब कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में या फिर न्याय लेने में पिछड़ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सभी देशवासियों की अधिकारों को ध्यान में रख के ये व्यवस्था करनी होती है, इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। न्यायपालिका कानून के शासन के आधार पर न्याय करती है। तो ये कानून का शासन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, कानून के शासन से अर्थ है कोई भी या फिर कोई भी देशवासी, एज अमीर गरीब, जिसके धर्म से हिसाब से या जाति के हिसाब से, जो हर कोई भी व्यक्ति है, उनके लिए कानून समान है। ठीक है, चलो, कोई अमीर अगर अपराध करता है, गरीब अपराध करता है, दोनों का अपराध समान है, तो ऐसे नहीं है कि अमीर को कम सज़ा मिलेगी या गरीब को कम सज़ा मिलेगी। अपना जो उच्चतम न्यायालय है वो कार्य करता है कानून के शासन के आधार पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत का जो न्याय व्यवस्था वो किस आधार पर कार्य करती है, तो कानून के शासन के आधार पर, ये याद रखना। दूसरी बात अभी और बात करते हैं। चौथा पॉइंट हो गया अपना कानून का शासन। आगे बात करते हैं अपन देखिए, आगे बता रखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए, फ्रीडम इसलिए भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका यह चाहती है कि कोई भी व्यक्ति के अधिकारों के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे, और
जहाँ पे जो सरकार राज कर रही होती है उस देश में वो क्या ना हो जाए, तानाशाही पे ना आ जाए। ठीक है, इस तानाशाही को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होती है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्र होने का क्या कारण है। तो एक है तानाशाही, यानी देश की तानाशाही को रोकना। अपना एक पॉइंट और लिख देते हैं, तानाशाही को रोकना। देश में कोई भी सरकार होगी वह क्या करेगी, देखिए तानाशाही को किस हिसाब से रोकने की बता रहा हूँ। देश में क्या होगी, जो भी सरकार होगी तो वो कानून बनाएगी, विधायिका और कार्यपालिका अपने क्षेत्र में कार्य वगैरह ये करेगी। तो विधायिका जो कार्य कानून बनाएगी और कार्यपालिका जो कार्य करेगी वो एक दबाव में होके करती है, ना कि स्वतंत्र होके। उसके जो भी परिणाम होते हैं उनको देख के करती है। जो परिणाम होते हैं वो देश के हित में हैं या फिर जनता के हित में हैं। अगर वह हित में होते हैं तो वह कानून लागू हो सकते हैं। वह उन कानून की समीक्षा करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ही करता है। मान लो विधायिका ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, चाहे बंधुआ मजदूरी पे ले लेते हैं अपन। बंधुआ मजदूरी पे एक कानून बनाया विधायिका ने, कानून पास करके, और बंधुआ मजदूरी पे चलो ये कानून बना दिया कि पर व्यक्ति को 2 घंटे काम करना है या फिर 12 घंटा या 14 घंटा काम करना है। ठीक है, तो और लोगों को यह लगता है कि 14 घंटा या 16 घंटा का कार्य नहीं किया जा सकता। उनको वेजेस जैसे तनख्वाह भी है उनकी वो कम दी जाती है। तो उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे, क्योंकि ये उनके अधिकारों की बात है। अधिकारों की बात करते हैं तो एक व्यवस्था संविधान में ये कर रखी है कि अपने जो मूल अधिकार हैं, अपने जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, सॉरी, अपने जो मूल अधिकार हैं वो संविधान में लिख रखे हैं। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दे रखी है अपन, 12 से लेके 35 तक। ये जितने भी अपने मूल अधिकार हैं इनका हनन होता है तो अपन सीधे कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सीधे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे किसी भी बड़े महानगर से हो, उसके अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। हाँ, वह सत्र न्यायालय भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है अगर अपने मूल अधिकारों का हनन होता है तो। अदरवाइज़ कोई अपना केस है तो उसको लेके अपन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे अपना केस कोई ज़मीन का है या फिर पुराने किसी विवाद का है तो उसको लेके अपन सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते। उसके विवाद को अपन सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए अपने को क्या करना होगा, हाई कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। अगर हाई कोर्ट ये अपील कर देता है कि यह विवाद या फिर यह जो मसला है ये संविधान में या फिर कानून के हिसाब से महत्वपूर्ण है या फिर कानून के दायरे में है, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अगर कोई मामला बता दिया मैंने कोई ज़मीन से या कोई आपका पर्सनल है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। सिर्फ अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर ही अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर वो मान लो आपके जो ज़मीन का विवाद है या जो आपका पर्सनल जो भी विवाद है उसको सुप्रीम कोर्ट सीधे अपने अंडर में ले सकता है। उसके लिए उसको किसी उच्च न्यायालय की कोई या फिर हाई कोर्ट की कोई वो नहीं होगी, परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की कोई अपील की या फिर कोई लिखित में लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वह किसी भी मामले को अपने अंडर बुला सकता है। यह भी एक उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता है, फ्रीडम थी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लिख लिया अपन ने सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 12 से 35 ऐसे लिख देता हूँ सीधे, ताकि याद रहेगा कि मूल अधिकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अदरवाइज़ किसी भी मसले पे अपन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बात करते हैं अपन स्वतंत्रता की, तो बता रखा है कि सरकार के टोटल 3 अंग हैं, 2 अन्य हैं जो विधायिका या कार्यपालिका है। ठीक है, तो उनसे भी स्वतंत्र होने के लिए उसमें संविधान में ये लिख रखा है कि यह दोनों अंग कौन कौन से, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं देगा, यह व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन न्यायपालिका वो इन दोनों अंगों के कार्यों में दखलंदाजी कर सकता है। ठीक है, तो इसका न्याय क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो न्यायपालिका का न्याय क्षेत्र अधिक होता है। तो यह दोनों अंग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें भी दखलंदाजी कर सकता है, और ये दोनों अंग न्यायपालिका की कार्यवाही में दखलंदाजी नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं अपन कि ये थोड़ी अंदर की बात करते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था या फिर कार्यवाही किस हिसाब से क्या है। देखिए, एक वर्ड होता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये है कि किसी भी कानून की क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, समीक्षा कर सकता है, पिटीशन दायर करके उसको फिर से उस कानून की व्यवस्था को देख सकता है कि इस कानून से लोगों को क्या लाभ हो रखे हैं, क्या हानि हो रखी है, चाहे वह कानून 100 साल पुराना हो, चाहे अभी कल लागू हुआ ही हो, तो उसकी समीक्षा करने का कार्य किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कानून की फिर से वो करना, क्या बोलते हैं, मतलब एक बार फिर से कानून को ये देखना कि वह अच्छा है या बुरा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं न्याय पूर्वालोकन। न्याय पूर्वालोकन का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट ने मान लेते हैं कि परसों या 4 दिन या 10 दिन या 1 साल या 50 साल पहले जो भी कोई एक अनाउंसमेंट या फिर अनाउंसमेंट का नाम आ गया, कोई भी कानून को लेके एक फ़ैसला सुनाया था, लेकिन वह फ़ैसला आज की नज़र में देखते हैं तो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो उस फैसले को बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, जिस भी मुख्य न्यायाधीश ने वह फैसला दिया है उस फैसले को बदलने के लिए वह न्यायाधीश भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं वन, न्याय पूर्वालोकन। ये शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक पूर्वालोकन। देखिए, अब बात करते हैं कोलेजियम व्यवस्था की। कोलेजियम सिस्टम क्या है ये देखते हैं, कहाँ पे काम आता है, किस हिसाब से। देखिए, कोलेजियम सिस्टम है, इसका सीधा संबंध है जो अपने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए इस सिस्टम का या फिर इस विधि का काम में लिया जाता है। इस विधि को काम में कैसे लेते हैं, तो सबसे अपन पहले थोड़ी बात पहले उसकी करते हैं कि कैसे नियुक्ति होती है, किस हिसाब से व्यवस्था है और क्या है। देखिए, पहली बात करते हैं अपन संरचना की। संरचना में बता ही दिया, पहले कोर्ट की संरचना देखते हैं, फिर कोर्ट के अंदर की संरचना देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में आएगा, ऐसे पिरामिड नुमा बना लो आप, और अपनी न्याय व्यवस्था पिरामिड नुमा ही है। ऐसे पूछ ले चौकोर है, त्रिभुजाकार है, ऐसे नहीं, पिरामिडानुमा। ठीक है, फिर आ जाएगा हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद में सेशन कोर्ट हो जाएंगे और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कोर्ट आ जाएंगे। अब बात करते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या संरचना है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में संरचना समय समय पर ऐसा है कि एक न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये व्यवस्था थी तब अपने पास टोटल 8 मेंबर थे, 1+7, 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था, जिसे क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो संरचना है वह टोटल है 34, यानी 1+33। ठीक है, और बात करते हैं ये व्यवस्था कब से हुई है, तो ये व्यवस्था हुई है 2019 से। तो अपनी अभी टोटल कितने मुख्य न्यायाधीश हैं, कितने हैं, मुख्य न्यायाधीश एक ही होता है, न्यायाधीश कितने हैं, 33 हैं। बात कर रहे हैं किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ये हो गई संरचना। बात करें कि ये 33 देखिए फिक्स है। और भी बात करते हैं जैसे कोई किसी कोरम की या फिर किसी भी, मान लेते हैं कोई भी बैठक हो रखी है। ठीक है, बैठक हो रखी है और अपने को ज़रूरत है 36 की, यानी 3 की, 3 और चाहिए। तो इस 3 की पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहेगा राष्ट्रपति को कि 3 और जज की ज़रूरत है। तो वह राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट में जाके, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जाके वहाँ से उस न्यायाधीश की परमिशन लेके, जिस कोर्ट में वह न्यायाधीश है उस मुख्य न्यायाधीश की परमिशन लेके और यहाँ पे कोरम को पूरा कर सकता है। ठीक है, जिसे तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं अपन। एक शब्द होता है, क्या बोलते हैं, तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं उसको, एडहोक
जज बोलते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की सहमति के बाद राष्ट्रपति सहमति लेगा उस व्यक्ति की, और वह व्यक्ति जो आएगा वह उच्चतम न्यायालय की क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होती है ना, वह पूरी करता होना चाहिए। ऐसे तो हमारे देश में देखेंगे तो हाई कोर्ट में बहुत से जज हैं, तो उन जजों में जो सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन पूरा करता हुआ मिलता है या फिर जो भी अप्रोप्रिएट रहता है उसको क्या करते हैं, नियुक्ति कर दी जाती है, और ऐसे कोरम पूरा करके 36 हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन व्यवस्था ऐसे नहीं है कि 33 है तो अभी 3 और अपॉइंटमेंट कर लिए, नहीं, एक्स्ट्रा होते हैं तो किसी हाई कोर्ट में या फिर अन्य न्यायाधीश को कोरम को पूरा करने के लिए नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था ये है, किसी भी न्यायाधीश को, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, उसको कुछ समय के लिए, निश्चित कार्य के लिए, जब तक मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है, जब तक चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को, अन्य जज को, ठीक है, अदर जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, और ये बनाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, जब चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं हो कुछ निश्चित काल के लिए, ऐसे नहीं है कि 4-5 साल हो गए चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है, कुछ समय के लिए 10 दिन, 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, कुछ समय के लिए, जितने समय तक चीफ जस्टिस नहीं है, तो उसका उस सुप्रीम कोर्ट में से किसी न्यायाधीश को अपन चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं, अपन नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तीसरी चीज़, किसी भी न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है उसको भी वापस बुलाया जा सकता है। कभी सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार ज़्यादा हो गया, फिर किसी बैठक को लेके कम मेंबर हैं, तो भी क्या नाम है, रिटायर्ड जजेस को वापस बुलाया जा सकता है। अभी बात कर रहे थे अपन संरचना की, ये संरचना मैंने बता दी। अब बात करते हैं इस एक चीफ जस्टिस पे, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, नियुक्ति का और हटाने की व्यवस्था अलग अलग है अपने देश में, इसलिए यह भी एक स्वतंत्रता का अंग है कि नियुक्ति का कार्य है वह कौन करता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका कैसे करती है मैं बताता हूँ। हटाने का कार्य है वह कौन करती है, विधायिका, जो क्या हैं, शासन के 2 अन्य अंग हैं। ठीक है, कार्यपालिका नियुक्ति कैसे करती है, देखिए, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने अंडर से कोई भी फैसला नहीं सुनाता है, अपनी इच्छा से, उसके दायरे में कोई ऐसा फैसला नहीं कि वो सुना दे कि इस व्यक्ति को जस्टिस CJI चुनना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कार्य करता है कार्यपालिका के अंडर में, तो कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं अपने देश में, लेकिन उनका कार्य कार्यपालिका के हिसाब से होता है। तो कार्यपालिका ने जो आदेश दिया वह राष्ट्रपति को मानना होगा, राष्ट्रपति फिर उस जज को अपॉइंटमेंट कर देगा। विधायिका की बात करते हैं हटाने की, तो हटाने की व्यवस्था संविधान में बहुत अलग है और बहुत डिफ़िकल्ट है। यह भी एक स्वतंत्रता का पॉइंट है कि डिफ़िकल्ट क्यों है। देखिए, अगर आसानी से हटाया जा सकता है तो देश में अलग अलग सरकारें आती हैं, 5 साल में अलग सरकार, 5 साल में अलग सरकार, और उनका जो है वो न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में कुछ कानून को लेके कुछ चल रहा है विवाद, तो वो विवाद को क्या करेंगे, सुलझाने के लिए उस जज की क्या कर देंगे, अपॉइंटमेंट को कैंसिल करवा के और फिर उसको हटा देंगे। तो इसलिए जो विधायिका में जो क्या नाम है, संविधान में जो इनके जो जज हैं इनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। देखिए, विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका में ऐसा है, विधायिका में संसद, तो संसद या विधायिका एक होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी जज को हटाने का कार्य करते हैं, और वो भी विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, देखिए, विशेष बहुमत का अर्थ ये है कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें उपस्थित जितने भी हैं, जितने भी सांसद या MP या MLA जितने भी बैठे हैं, उन सभी का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, फिर उनकी मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, सभी के जितने उपस्थित हैं उन सभी के। बात करें लोकसभा में तो कम से कम 100 सदस्य, और राज्यसभा में बात करें तो 50 सदस्य।
इन सदस्यों, अगर अपने को किसी न्यायाधीश को हटाना है तो लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए, उनकी मंजूरी के बाद आगे कार्यवाही होती है। उसके बाद भी 3/4 से बहुमत को पारित करना होता है। ठीक है, 3/4 बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करना होता है, उसके बाद में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह बात कर लेंगे अपन ने संरचना की। अब बात करते हैं नियुक्ति की। देखिए, न्यायाधीश की नियुक्ति को लेके समय समय पे विवाद है वो बने रहते हैं। ठीक है, अभी भी बने हुए हैं या नहीं, फिर बन जाएंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति को लेके हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। विवाद इस बात का है कि सरकार चाहती है कि जजों के अपॉइंटमेंट में हमारी भी कुछ भूमिका हो, लेकिन न्यायपालिका ये कहती है कि हम स्वतंत्र, संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता का अधिकार दिया रखा है, तो न्यायपालिका को किसी को नियुक्त करने की इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है, इनका विवाद चलता रहता है। बात करते हैं नियुक्ति की, तो जो अपने CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, अब वो संख्या कितनी होगी, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का सीधा संबंध समझते हैं कार्यपालिका से कि कितने न्यायाधीश होंगे। फिर बात करते हैं अपन हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, तो यह है राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की सलाह मोहरे से क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस की नियुक्ति की, तो अदर जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे? अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राष्ट्रपति और फिर ये अन्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी अन्य न्यायाधीश। एक व्यवस्था यहाँ पे जुड़ जाएगी कि CJI का परामर्श लेना क्या है? बाध्यकारी है। ठीक है, इस परामर्श पर अलग अलग विवाद छिड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अपने फर्स्ट जज केस आया था, वो 1982 में आया था। उसमें ये कहा था कि परामर्श एक विचारों का आदान प्रदान है। फिर 1993 में व्यवस्था कर दी कि नहीं, परामर्श विचारों का आदान प्रदान नहीं है, परामर्श एक बाध्यकारी प्रावधान है। तो फिर ऐसे करके परामर्श के ऊपर विवाद चलता रहा, लेकिन अंतिम ये कर दिया कि परामर्श के लिए अंतिम व्यवस्था में कह दिया कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा और 4 अन्य न्यायाधीश। इस परामर्श के लिए 4 अन्य न्यायाधीश और एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है यानी मुख्य न्यायाधीश। इस परामर्श के लिए ये इनकी बैठक होगी। इन बैठक में अगर 2 ने अलग मत दे दिया और 2 ने अलग दे दिया तो वह परामर्श राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अगर परामर्श 1 और 3 से पास होता है, इनकी कहने की बात अलग है या इन्होंने किसी अलग का नाम प्रस्तावित किया है और इसने किसी अलग का, तो इन तीनों का क्या होगा? जो इन तीनों ने जो नाम प्रस्तावित किए हैं उस नाम को मान लिया जाएगा और परामर्श के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश अगर अलग किसी नाम को प्रस्तावित करें और चीफ जस्टिस किसी अलग को नाम प्रस्तावित करें तो चीफ जस्टिस वाले नाम को मानना बाध्यकारी है। और मानने के लिए अब बताया गया है कि चीफ जस्टिस अकेला कुछ नहीं कर सकता या फिर अकेले में पावर नहीं दी गई, तो इसलिए चीफ जस्टिस को क्या होना? 4 अन्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। उसके बाद जो नाम प्रस्तावित करेंगे वो चीफ जस्टिस आगे राष्ट्रपति को नामित कर देगा, वो जो जिस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, तो यह होता है नियुक्ति। इसे बोलते हैं अपन कॉलेजियम प्रणाली। ठीक है, अभी कॉलेजियम प्रणाली पे विवाद छिड़ा ही रहता है। अभी विवाद पे बात करें तो ऐसी व्यवस्था 2014 में भी हुई थी। 2014 में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इस व्यवस्था को खारिज कर दिया। ठीक है, NJSC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। ये NJSC एक नया एक्ट आया था 2014 में और 2015 में इसको खारिज कर दिया गया था।
इसके साथ ही एक 99 संविधान संशोधन था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खारिज कर दिया था। तो 2014 में क्या आया था, NJC, ठीक है, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये हो गई बात अपॉइंटमेंट की। हटाने का भी मैंने बता दिया, विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटा जाएगा। एक बार हटाने की प्रक्रिया और बता देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं यह कोई अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, अन्य न्यायाधीश है, यह व्यक्ति कोई न्यायाधीश है, चलो ऐसे नहीं बोलते, यह व्यक्ति कोई न्यायाधीश है और इसको अपने को हटाना, बात कर रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर इसको हटाना है तो कैसे, क्या व्यवस्था है, ऐसे तो है नहीं परमानेंटली है। बात करते हैं 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं ये अपने कार्यकाल में, तो 65 वर्ष तक, अगर 65 वर्ष से पहले अपने को हटाना है, हटाने का दायरा क्या है, सिद्ध कदाचार या फिर अव्यवहार, ठीक है, इनका व्यवहार खराब है, किसी फैसले को सुना दिया या फिर किसी फैसले के जज वो करते हैं कि इस फैसले के दायरे में, इस फैसले को बदलने के लिए इन्होंने कुछ अलग प्रावधान दिया है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, कदाचार या व्यवहार में लेंगे। अगर इनकी वजह से हटाया जा सकता है 65 वर्ष की आयु से पहले भी। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए बता दिया मैंने। हटाने का कार्य कौन करेगी, विधायिका। विधायिका में कौन, लोकसभा और राज्यसभा। हटाने के लिए मान लो राज्यसभा है, राज्यसभा चाहती है, मैं राज्यसभा के सदस्य वो चाहते हैं, हम हटाना चाहते हैं, तो क्या नाम, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें से कम 50 सदस्यों का क्या होनी चाहिए, मंजूरी या स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है। वह स्वीकृति के बाद यह पत्र है उन्होंने लिख के दे दिया राज्यसभा के इसको, सभापति को, ठीक है, सभापति को यह नोटिस दे दिया कि हम अब हटाना चाहते हैं। सभापति यहाँ से भी खारिज कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। इस पत्र को यहाँ से ऐसे ही बोल सकता है कि ये पत्र कोई गलत है, या फिर आपने जो गलत जानकारी है उसके हिसाब से हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ से सभापति भी इस पत्र को खारिज कर सकता है अपने व्यवस्था के आधार पे या अपने मन मर्जी पे। बात करते हैं, अगर सभापति ने पारित कर दिया तो अब क्या होगा, सभापति ने पारित कर दिया तो अब सभापति को क्या होगी, एक समिति बुलानी पड़ेगी या एक बैठक होगी, ठीक है, एक बैठक होगी। उसमें कौन होंगे, यही एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक CJI होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, 3 अन्य किसी उच्च न्यायालय का या फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश का, या फिर कोई जो न्याय व्यवस्था में क्या हो, निपुण हो, ठीक है, यह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो बैठक में CJI 2 या 3 सदस्यों को बुला के, यहाँ पे जांच समिति है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जांच समिति है, ठीक है, सर्च पैनल है ये। तो जांच समिति जांच करती है इस न्यायाधीश की कि इसने जो कार्य किया वो सही है या फिर इसके व्यवहार या सिद्ध कदाचार गलत है। अगर इन्होंने, समिति ने हाँ कर दी, यानी प्रस्ताव को बोल दिया हाँ, प्रस्ताव में लिखित बात सभी सही हैं, तो उस प्रस्ताव को फिर दोनों सदनों में वापस आएगा। याद रखना, दोनों सदनों में वापस आएगा, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से 2/3 जितने भी सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य क्या होने चाहिए, बहुमत होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बहुमत पारित कर दिया तो फिर यह जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, 2/3 से क्या कर दिया, बहुमत को पारित कर दिया, तो ये जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देगा। तो यह प्रक्रिया है हटाने की, ठीक है। तो यह जटिल प्रक्रिया अपने संविधान में क्यों बनाई है उसका कारण भी मैंने बता दिया आपको। अब बता दिया 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त होते हैं, यानी रिटायरमेंट की एज है। दूसरी बात करते हैं नियुक्ति की संविधान में कोई एज नहीं दे रखी है, ना ही संविधान में हटाने की कोई एज दे रखी है कि इस एज पे किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा, नहीं। ये कार्य छोड़ा था विधायिका पे, तो विधायिका ने अपने नॉर्मली 65 वर्ष की आयु होने तक रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और नियुक्ति की कोई एज नहीं दे रखी है, कोई व्यक्ति 35, 25 या फिर 50 जितनी भी उम्र है उसमें न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और बात करते हैं एक पुराने विवाद की।
देखिए पहले ऐसा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये ऐसा होता था कि चुने कैसे, मतलब चुनने के लिए नाम दिए जाते थे कि इन व्यक्तियों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI चुनना है, चीफ जस्टिस चुनना है। तो पहले क्या होता था, ये नाम दिया जाता था जो क्या हो, अब इनमें क्या हो, सीनियर हो। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, ठीक है, जितने अभी मान लो 33 हैं, इन 33 में जो भी जज सीनियर है उसका नाम दिया जाता था, प्रस्तावित किया जाता था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के लिए। मुख्य न्यायाधीश के लिए सीनियर, जो इन 33 में से जो भी सीनियर है उनका नाम दिया जाता था। लेकिन ये व्यवस्था चलती आ रही थी 1950 से। 1950 में आगे 1972 में, 73 है शायद या 72, देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना। 1973 सही है भैया, 1973 सही है। 1973 तक चली आ रही थी। 1973 में इस व्यवस्था को तोड़ दिया गया पहली बार। दूसरी बार उस व्यवस्था को 1977 में तोड़ दिया ऐसे गया था कि जो सीनियरिटी होती है, ठीक है, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, ठीक है, तो उसको हटा के उस व्यवस्था को ध्यान में रखना किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया गया था। ऐसा ही 1977 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नियुक्त होने वाले कौन थे, MN रॉय थे, और यहाँ पे कौन थे, हमीदुल्ला साहब थे, ठीक है, HJ, ठीक है, MU बैग थे वो। इमदादुल्लाह बैग, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ न्यायपालिका से जुड़ी कुछ बेसिक बातें हैं। अगर आपको अच्छी लगी, अगर और पढ़ाना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रही बात पढ़ाने की, तो दोस्तों अभी ये क्या है कि शुरुआत है, धीरे धीरे क्या होगा, मेरे को भी आदत पड़ेगी, मज़ा आने लगेगा पढ़ाने को, और थोड़ा सा क्या है कि और सुधार होगा। तो आप सपोर्ट कीजिए, मैं सुधार करूँगा थोड़ा पढ़ाने में। जय हिंद।